दोस्तों आइए जानते हैं एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी के बारे में जिसे फांसी दे दी जाती है और उसका कोई भी कसूर नहीं था। दोस्तों कोलकाता के भवानीपुर इलाके में 1990 के दिनों में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में नागरदास पारेख और उनकी पत्नी यशोमती बेन रहते थे। इनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम हथेल था और बेटा का नाम भावेश। नागरदास गुजरात से कोलकाता आए थे और यहाँ सोने और जेवर का काम किया करते थे। हथेल बहुत ही समझदार और पढ़ाई में बहुत उत्साहित हुआ करती थी। उसका दिन एक अच्छे स्कूल वेलेंट गोल्ड स्मिथ नाम के स्कूल में बीतता था। वहाँ उसने न केवल अच्छी पढ़ाई की बल्कि अनेक एक्स्ट्रा कैरियर की भी शुरुआत की थी। भावेश भी अपनी बहन के समान ही तेज दिमाग और कुशलता के साथ था। वह भी अपने विद्यालय में उत्तीर्ण था और बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो गया था। परिवार के लिए यह आनंदमय दिन थे जब वे सभी मिलकर अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों 5 मार्च को ऐसा क्या हुआ? दोस्तों 5 मार्च को हथेल का परीक्षा का दिन था। वह परीक्षा देकर अपने घर की ओर लौट रही थी जहां उसकी मां यशोमती बेन थी। शाम को यशोमती बेन मंदिर जाने के लिए बाहर निकली थी। इस बीच धनंजय चटर्जी सोसाइटी के गार्ड को अपने आदमियों के साथ कुछ नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करना जाना चाहता था, लेकिन वह उस दिन आनंद अपार्टमेंट में ही फिर से ड्यूटी करने चला आया था। जब धनंजय को कंपनी के आदमी ने पूछा कि क्या नया गार्ड आया है तो पता चला कि धनंजय ही ड्यूटी पर है। धनंजय की गलती क्या थी? वह नई जगह जाने की बजाय अपने पुराने स्थान पर ही आ गया था। इस दौरान धनंजय की कंपनी का एक अन्य बंदा भी अपार्टमेंट में पहुंच गया था और जानकारी चाहता था कि क्या नया गार्ड आया है कि नहीं। इससे धनंजय की गलती का पता भी चल जाएगा। धनंजय जल्दी से नीचे आ रहा था जब उसे अन्य गार्ड ने बुलाया। धनंजय की भूल से हुई इस घटना ने उसे अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। धनंजय कंपनी के आदमी से गेट के बाहर मिलकर बताता है कि कुछ निजी कारणों से वह नई ड्यूटी पर नहीं जा सका। कंपनी का आदमी उसे अगले दिन नई जगह रिपोर्ट करने को कहता है। उसी समय यशोमती पारेख घर लौटती हैं और उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर एक टेलीफोन करने गया था। यशोमती अपने फ्लैट पर जाकर दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर हथेल खून से लथपथ मिलती है। उसके कपड़े फटे होते हैं और शरीर पर चोट के निशान होते हैं। हथेल की हत्या हो चुकी हुई थी। करीब 3 घंटे बाद नागरदास पारेख पुलिस को सूचना देते हैं और जांच शुरू करते हैं। शुरुआत पूछताछ में पुलिस को धनंजय पर ही शक होता है, लेकिन अगले 7 दिनों तक वह पुलिस के हाथ नहीं लगता। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसको गांव से गिरफ्तार करती है। वहां से पुलिस को वह कपड़े मिलते हैं जो उसने वारदात के वक्त पहने थे। उसके घर से एक घड़ी भी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हुई थी। पूछताछ में धनंजय बताता है कि वह निर्दोष है और 5 मार्च को अपने छोटे भाई का जनेऊ संस्कार कराने के लिए वह गांव आया था। धनंजय का केस कोर्ट में पहुंच गया। दोस्तों हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और सारे सबूत परिस्थितियों जनिए थे। ऐसे मामलों में हत्या का मकसद साबित करना बहुत जरूरी होता है। सरकारी वकील ने कहा कि हथेल के पिता ने धनंजय की शिकायत कर उसका तबादला करवा दिया था। इसी कारण धनंजय ने बदला लेने के लिए पहले हथेल का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। कई गवाहों ने बताया कि हत्या के समय धनंजय बिल्डिंग में ही था। पुलिस को घटनास्थल से एक पीला बटन भी मिला था जो धनंजय की पीली शर्ट से मेल खाता था। यह शर्ट पुलिस ने उसके गांव से बरामद की थी। इसके अलावा धनंजय के घर से मिली घड़ी को सबूत के रूप में पेश किया गया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई और यह सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी थी। धनंजय ने 14 साल जेल में बिताए और साल 2004 में उसकी फांसी की तारीख तय हो गई। 25 जून 2004 को फांसी होनी थी, लेकिन 24 जून को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने धनंजय की माफी की अपील पहुंची और फांसी को रोक दी गई। अगले दिन से ही धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाजें उठने लगी। बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी फांसी के समर्थन में कैंपेन चलाया था। 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अपील बोर्ड पर सेंट्रल जेल में सुबह 4 बजे जल्लाद नाटा ने 39 साल के धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी गई। यह 21वीं सदी के भारत में दी गई पहली फांसी थी। दोस्तों पारेख परिवार कुछ दिनों बाद कोलकाता से अपना
कारोबार लेकर गांव की तरफ चला गया। मीडिया के लिए यह कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों यह कहानी कुछ सालों बाद सामने आई, वह भी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त धनंजय यही कहता रहा कि वह निर्दोष है, उसने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला। कुछ साल बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस किया और कुछ नए तथ्य सामने रखे। उन्होंने इस मामले में कई गहराई से जांच की और धनंजय की निर्दोषता की संभावना पर सवाल उठाए। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि हथेल ने अपने हमलावरों से हाथापाई की थी और उसके हाथों पर खून के निशान भी लगे थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे, उनमें कोई खून का निशान नहीं था और उसके शरीर पर कोई चोट या खरोच नहीं थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं था। पुलिस को घटनास्थल या हथेल के शरीर पर धनंजय के कोई भी उंगलियों के निशान भी नहीं मिले थे। दोस्तों, हथेल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन हत्या का हथियार कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। गवाहों में से एक गार्ड ने दावा किया कि उसने 5:45 पर धनंजय को आवाज दी थी, लेकिन उसने तीसरे महले से नीचे झांका था। लेकिन एक अन्य गवाह लिफ्टमैन ने पहले पुष्टि की, लेकिन बाद में कहा कि उसने धनंजय को नीचे आते देखा था, ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दोनों गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे थे। तीसरे महले से झांकने पर नीचे देख पाना संभव नहीं था, क्योंकि हर महले पर लोहे की सरिया लगी हुई थी। हथेल की मां और एक सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हथेल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि तब 4:10 थे। 4:10 हुए थे। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में आया था और 5:45 पर बाहर निकला, यानी इस कांड को अंजाम देने के लिए उसके पास केवल 20 मिनट थे। इस दौरान उसे अपना नाम पुकार जाने पर नीचे झांक कर जवाब भी देना था। चोरी सिर्फ घड़ी की हुई थी, जबकि अपार्टमेंट में और भी कीमती चीजें थी। फॉरेंसिक जांच में हथेल के अंडरगारमेंट्स पर वीर के निशान भी मिले थे, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय से मैच नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की थी, लेकिन रेप या जबरदस्ती का जिक्र नहीं था। अगर हथेल ने धनंजय की शिकायत की थी तो उसने उसे अंदर क्यों जाने दिया? हत्या के बाद दरवाजा अंदर से बंद था, जो धनंजय बाहर निकलकर नहीं आ सकता था, और हथेल मर चुकी थी। फिर दरवाजा किसने बंद किया? जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने उसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी। अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऑफिशियली कहानी के अनुसार हथेल की मौत के बाद उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। हथेल की मां ने जब पुलिस को घटना की सूचना दी, तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। सुनवाई के बाद हथेल की मां ने शहर छोड़ दिया और ट्रायल में भी कई बार नहीं आई। जल्द ही हथेल के पिता और भाई ने भी शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ शिकायत की कॉपी कभी कोर्ट में पेश नहीं की गई। अदालत में सबूतों की लिस्ट पर एक चाय वाले के हस्ताक्षर थे। धनंजय को फांसी की सजा देने पर लोग सहमत हो सकते हैं और हो सकता है कि वह दोषी भी हो, लेकिन न्याय और झूठ दोनों इंसानों के बनाए हुए हैं। न्याय का मतलब है कि किसी भी गलत काम की सजा होनी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने से कोई दोषी नहीं बन जाता है। कानून का उद्देश्य है कि सावधानी से काम किया जाए ताकि कोई निर्दोष सजा न पाए। कानून में यह ध्यान रखा गया है कि अगर गलती से कोई गुनहगार छूट जाए तो वह स्वीकार है, लेकिन गलती से किसी भी निर्दोष को सजा मिल जाए तो यह कतई स्वीकार नहीं है। फांसी की सजा के मामले में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अन्य सजाओं में गलती सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन फांसी में नहीं होता है। फांसी की सजा तब दी जानी चाहिए जब मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो और कोई भी संदेह न हो। धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, यह आप स्वयं तय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम से संबंधित जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।